हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के लिए। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी जो एचपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने उन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं जो टॉपिक प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनमें रेगुलरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक साल छोड़कर, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बोल रही हूँ, टॉपिक बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कंटिन्यूसली जो है जो रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक में से घुमा फिराकर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि उन्हीं टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस जो है वो अपलोड करी हैं। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पर जाइए, स्पेशल क्लासेस फॉर एचपी टेट एंड कमीशन, वो जो मेरी प्ले लिस्ट है। ठीक है, 3 प्ले लिस्ट आपको मिलेंगी पॉलिटी की, और एक प्ले लिस्ट है वो एजुकेशन डेवलपमेंट के जो कमीशन है उन पर बनाई गई है, और एक जो प्लेलिस्ट है वो है स्पेशल क्लासेस फॉर एचपी टेट एंड कमीशन। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए, एचपी टेट एंड कमीशन की प्लेलिस्ट पर, उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देखिए, वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक आपने तैयार कर लिया है और कौन कौन सा टॉपिक अभी आपका रहता है जो आपके टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वही वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है, तो आप जाइए और उनको चेक करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो वीडियोस को आपको लाइक करना है, उनके नीचे कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैयत शब्द का क्या अर्थ है? रैयत शब्द जो है, रैयत बोला जाता है किसान को। ठीक है, रैयत बोला जाता है किसान को। आपको याद रखना है कि जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय बहुत सारी लगान वसूल करने की जो व्यवस्थाएं थी वो बनाई गई थी। ठीक है, उन्हीं में एक थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये रैयत बाड़ी व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित थे, मतलब किसने शुरू करी थी अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये कर्नल रीड, ठीक है, और थॉमस मुनरो इससे संबंधित थे, थॉमस मुनरो। ठीक है, याद रखना है इसकी शुरुआत 1792 में हुई थी, फिर थॉमस ने इसको आगे बढ़ाया था 1820 में। ठीक है, आगे इसको थॉमस ने जो है वो आगे बढ़ाया था। उसके अलावा एक स्थायी बंदोबस्त था, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम जमींदारी प्रथा बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त या फिर इसे हम जमींदारी प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था इसे कॉर्नवालिस ने? तो 1793 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और व्यवस्था थी जिसको हम बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये याद रखना है। रैयत बाड़ी, रैयत होते हैं किसान, बाड़ी मतलब प्रबंधन। ठीक है, और महालवाड़ी, महाल होते हैं गांव मोहल्ला। ठीक है, उसको बोलते हैं महाल, गांव या फिर मोहल्ला, और बाड़ी प्रबंधन। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसने स्टार्ट की थी? तो इससे भी 2 नाम है, एक है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, एक है हॉल्ट मैकेंजी और साथ में है मार्टिन वर्ड। ठीक है, और ये व्यवस्था कब शुरू की गई है? तो 1890 में इसको, ठीक है, 1819 में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। रैयत शब्द से मैंने आपको 3 चीजें यहाँ पर कवर करवा दी हैं। ठीक है, रैयत का अर्थ किसान होता है। ठीक है, रैयत वाली व्यवस्था कर्नल रीड, थॉमस मुनरो ने चलाई थी। ठीक है, ये 1792 में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और 1820 में फिर थॉमस ने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जमींदारी व्यवस्था है। ठीक है, जमींदार नियुक्त किए जाते थे, तो वो 1793 में कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। और महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ होता है गांव मोहल्ला। ठीक है, तो ये हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने, इन्होंने स्टार्ट की थी, और ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी 1819 में। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो है पूछा है, क्या रॉयल गोरखा राइफल के थे, या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या सिख रेजिमेंट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर है हमारा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अगर छावनी पूछी जाएगी तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो
सेना थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने सेना में क्या किया, सेना में बहुत सारे अंग्रेज भी थे और बहुत सारे भारतीय भी थे। तो सेना में इन लोगों ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो थे वो शामिल कर दिए थे, जिन्हें न तो जो हिंदू थे वो खोलना चाहते थे अपने मुंह से, और ना ही मुस्लिम जो लोग थे वो भी अपने मुंह से इनको नहीं खोलना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है जनता के जो सैनिक थे उनके बीच में असंतोष फैला। और सबसे पहले जो इसके खिलाफ कदम उठाया वो उठाया था मंगल पांडे ने, ठीक है। मंगल पांडे ने एक सर्जेंट ह्यूजसन थे, उनकी हत्या कर दी थी, और एक लेफ्टिनेंट बाग थे, इन 2 लोगों को मार डाला था उन्होंने, जिसकी वजह से उनको फांसी हो गई थी। अगर हम देखें 1857 की क्रांति, तो उसके बहुत सारे कारण थे, है ना। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति थी और ऊंची लगान दरें थी, मतलब बहुत सारे कारण थे उसके, ठीक है। लेकिन जो तात्कालिक कारण पूछा जाता है हमारा 1857 की क्रांति का, आपसे पूछा जाएगा तात्कालिक कारण, तो आप बताओगे तात्कालिक कारण में हमारा आ जाएगा धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है। धर्म में हस्तक्षेप किया गया था, इसकी वजह से जो है ये क्रांति जो थी वो भड़की थी। मेरठ से शुरू होती है, पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, फिर उसके बाद मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 10 मई 1857 में, ठीक है, मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है, ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी के बारे में पूछा है, क्या ये अकबर द्वारा लिखी गई थी, फैजी द्वारा, अबुल फजल द्वारा, या राजा टोडरमल द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा लिखा था अब्दुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा जो कि फारसी भाषा में है, ठीक है, फारसी भाषा में, भाषा भी याद रखनी है, कई बार भाषा पूछ लेते हैं। तो अकबरनामा जो है उसी का तीसरा भाग है हमारा आईने अकबरी, ठीक है। अकबरनामा का ही तीसरा जो भाग है वो है हमारा आईने अकबरी। तो आपको याद रखना है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, ठीक है। ऐसा मतलब एक रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट करी थी और उस दौरान इन्होंने जो महात्मा गांधी थे उनको राष्ट्रपिता बोलकर जो है वो संबोधित किया था। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपिता जो है वो इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, ठीक है। उसके अलावा इनको महात्मा किसने बोला है, ठीक है, महात्मा पूछा जाता है। महात्मा इनको बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा बोला है, ठीक है। और जो इनको बोला है अर्धनगन फकीर, ठीक है, अर्धनगन फकीर किसने बोला है पूछा जाता है। तो अर्धनगन फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने बोला है, विंस्टन चर्चिल ने बोला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी बोला गया है, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। तो ये किसने बोला है इनको, तो ये इनको बोला है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, ये इनको बोला है लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस तरह से आपको इनके नाम भी याद कर लेने हैं, ठीक है। इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं वो सारा आपने याद कर लेना है। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है, अर्धनगन फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने बोला है, और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ये आपने याद रखना है, मानवाधिकार दिवस जो है ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। उसके अलावा अगर हम 22 मार्च पूछे, 22 मार्च पूछा जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। उसके बाद है 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। और जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया किस उपलक्ष्य में जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर। ये भी याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, विवेकानंद जी की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के जो सबसे निकट है वो है बुध। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सूर्य के सबसे निकट है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट पूछेंगे तो हम शुक्र बताएंगे। ठीक है, और शुक्र को हम और भी क्या बोलते हैं? शुक्र को हम बोलते हैं सुबह का, भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा भी बोलते हैं शुक्र को, और सांझ का या शाम का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और जो बृहस्पति है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और बुध आपको बता दिया। मंगल जो है इसको लाल ग्रह बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी को क्या बोला जाता है, तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार टेट में पूछा गया था कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए जायद फसल का मौसम सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें और नकदी फसलें, ये एक वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी करी हुई है, आप उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वो आप जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, इनमें जायद की फसल कौन सी है? तो तरबूज है। ठीक है, इनमें जायद की फसल कौन सी है? तरबूज है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ से टॉपिक मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, रबी की फसलें, खरीफ की, नकदी फसलें और जायद की फसलें, इनको आपने पढ़ के जाना है। आगे है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? ठीक है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, त्रिपुरा से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स है ना, कर्क रेखा याद करने की बहुत सारी ट्रिक हैं, जैसे कि छत पर जा गब्बर मामी, या फिर मित्र पर गमछा झार, आप उन ट्रिक्स से भी याद कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों में से गुजरती है। सबसे पहले है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके अलावा ये जाती है त्रिपुरा, त्रिपुरा जाती है, झारखंड जाती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती है ये। झारखंड के अलावा ये गुजरात और राजस्थान से गुजरती है, गुजरात और राजस्थान से गुजरती है ये। ठीक है, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और एक रहा हमारा मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है, तो ये जो है ये त्रिभुजाकार है, ये भी आपको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। जब टेट में ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ये दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए थे, तो वहां पे हमने पेट्रोलियम इसका आंसर किया था। वैसे अगर पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं हो तो आप कोयला भी लगा सकते हो, और अगर दोनों ही लिखा हो कि ये दोनों, तो आप दोनों को टिक कर सकते हो, क्योंकि कोयला को भी काला सोना बोला जाता है और पेट्रोलियम को भी। वैसे पेट्रोलियम जो है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, काला सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कोयला और पेट्रोलियम दोनों है तो आप पेट्रोलियम को टिक करोगे। अगर यहाँ पे लिखा होता ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं, तो आप ये दोनों टिक कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम बोला जाता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा अपडेट, और जो भी टॉपिक आपके रहते हैं उनको आप तैयार करके जाइए। थैंक यू।